हेलो बच्चों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत भी पाया जाता है। अतिरिक्त क्षमता का अर्थ यहाँ पे उत्पादन के संदर्भ में है। मतलब ये है कि जहाँ पर फर्म या उद्योग एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अपने उत्पादन का निर्धारण करती हैं, अगर वो फर्म चाहें तो उससे अधिक उत्पादन कार्य करने में वो सक्षम है। यानी कि जो उनका इष्टतम उत्पादन है और जो वास्तव में करती हैं, दोनों में अंतर होता है। इसी को कहा गया है थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। अपूर्ण प्रतियोगिता में या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म जिस संतुलन या फिर जिस उत्पादन संतुलन पे कार्य करती हैं, वो उनका अनुकूलतम बिंदु नहीं होता है। वो अपने अनुकूलतम बिंदु से नीचे कार्य करती हैं। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म्स थी वो अपने अनुकूलतम उत्पादन को प्राप्त करती हैं। क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो फर्म का उत्पादन बिंदु होता है वो अपने इष्टतम या अनुकूलतम बिंदु से नीचे होता है, इसलिए फर्म में एक अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के लिए सदैव विद्यमान रहती है। इसी को अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत कहा जाता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सदैव अतिरिक्त क्षमता या उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता सदैव विद्यमान रहती है। तो अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये जिस प्रकार से जिन अर्थशास्त्रियों ने जैसे जैसे अतिरिक्त क्षमता के बारे में बात की है, सबसे पहले विक्सेल और केयर्न्स ने इसके बारे में बात किया है। आफ्टर दैट इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की है सराफा एंड श्रीमती रॉबिन्सन ने। लेकिन इसका श्रेय, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है चैम्बरलिन को। चैम्बरलिन ने ही अतिरिक्त क्षमता का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके बाद के अर्थशास्त्रियों ने चैम्बरलिन का ही अनुसरण किया है, उनको ही फॉलो किया है। कार्डर, काहन, हैरड और कैसल्स प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता का मतलब होता है कि इष्टतम उत्पादन जो फर्म उत्पादित कर सकती है, या यू कैन से कि उत्पादन की वह मात्रा जो एक उद्योग या फर्म उत्पादित कर सकती है, जिसको हम कहते हैं ये उसका इष्टतम बिंदु होगा। इष्टतम को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और उत्पादन की वह मात्रा जो फर्म या जिस मात्रा पर फर्म वास्तव में कार्य करती है, जो फर्म वास्तव में उत्पादित करती है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यही होता ही है फर्म की अतिरिक्त क्षमता। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं। दीर्घकाल में ही अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। अब जो डायग्राम है उसमें हमारा पूर्ण प्रतियोगिता का भी AR/MR आएगा और अपूर्ण प्रतियोगिता का भी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। जो संतुलन की शर्त होती है वो होती है कि जो LMC है, यानी कि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट है, ये बराबर होती है MR के, जो बराबर होती है AR या फिर जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, प्राइस कर्व कहते हैं, और ये बराबर होती है अपने लोएस्ट LAC के। लोएस्ट
या न्यूनतम LAC के। ये संतुलन की शर्त होती है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जहाँ पर AC AR को स्पर्श करता है वो उसका लोएस्ट पॉइंट नहीं होता है। क्योंकि वो लोएस्ट पॉइंट नहीं होता है इसीलिए एक अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे हम लिखेंगे कॉस्ट एंड रिसिप्ट या प्राइस एंड कॉस्ट, कॉस्ट और रिसिप्ट या फिर प्राइस एंड कॉस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये पूर्ण प्रतियोगिता का AR वक्र है। AR बराबर MR बराबर P, कीमत है हमारी OP। ठीक है, ये तो पूर्ण प्रतियोगिता का है। ये हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता का AR MR कर्व है। ये है हमारा D या AR वक्र और ये है हमारा MR वक्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AR MR दो वक्र हैं इसलिए आप इनको 1 2 कर दीजिए, अदरवाइज आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो फिर वो आपके लिए दिक्कत करेगा। ये और यहाँ पे आप 2 2 ऐसे कर दीजिए, या फिर इसको 2 उसको 1 समथिंग एल्स, कुछ इसको नॉमिनेट करिए। ठीक, उत्पादन की मात्रा हमेशा नियत होती है जहाँ पे MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। ये मान लीजिए हमारा LMC कर्व है। ठीक, दैट इज LMC। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार का MR वक्र यहाँ पर है, यानी कि LMC ने MR को यहाँ पे काटा है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए उत्पादन की मात्रा नियत हुई OQ और MC वक्र ने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के MR वक्र को काटा है इस बिंदु पे। आप यहाँ पे नाम रख लीजिए, इसको E बिंदु है। ठीक, E2 कर दीजिए क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ पे T कर रखी हैं, या फिर हम इसको 2 भी नहीं करते हैं, E2 पे। ठीक, E1 पे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के MR वक्र को काटा है MC वक्र ने, तो ये बिंदु हो गया हमारा E1। ठीक, और उत्पादन की मात्रा हो गई OQ1। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का बिंदु है OQ और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादन का बिंदु है OQ1, यानी कि इतनी मात्रा कम उत्पादित होगी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। यही है अतिरिक्त क्षमता। अतिरिक्त क्षमता का मतलब क्या हुआ, आप अभी मैं इसको और आगे अभी आपको डिफाइन करती हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता में इतने उत्पादन को उत्पादित किया जा सकता है जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन कम होगा। ठीक है, अब हम यहीं पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है और जो AC वक्र है वो AR वक्र को स्पर्श करता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 बिंदुओं से AC वक्र को गुजरना होगा। एक तो बिंदु यही होगा और एक बिंदु होगा जिसको हम यहाँ से लाइन खींच के ऊपर लाएंगे यहाँ पे। ये इसकी कीमत है, यानी कि जो AC वक्र होगा वो इन दोनों बिंदुओं से होकर के अब गुजरेगा। ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, LAC। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे आप इसको एक नाम दीजिए A1। संतुलन की शर्त है कि लोएस्ट LAC पॉइंट पे AR को टच करना है। लोएस्ट पॉइंट इसका ये है, ना कि ये है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद भी लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे आता है AC का। ठीक है, इसके नीचे अभी LAC घट ही रहा है।
ठीक है। अब आप देखिए, उत्पादन की मात्रा एकाधिकार में क्या होगी और कीमत क्या होगी, सॉरी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अब कीमत कितनी होगी, देखिए Q1 A1, क्योंकि AR वक्र जो इनका है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो कीमतें हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, जो कीमत होगी वो है A1 Q1 और उत्पादन कितना है O Q1, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन ज्यादा है, उत्पादन होगा O Q, और जबकि कीमत कितनी है, कम है। ये देखिए यहाँ पे उसका AR है, यानी कि OP, या फिर आप कह सकते हो QE2, QE2 या फिर OP। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादन कम है इतना, कीमत इतनी ज़्यादा है, ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन ज़्यादा है, OQ है, और कीमत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से कम है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों यहीं पर उत्पादन का बिंदु निश्चित हुआ, क्योंकि सारी शर्तें यहीं पे पूरी हो रही हैं, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट भले ही इस AC का यहाँ पे है। अब आप मान लीजिए कि अगर फर्म इससे आगे उत्पादन करती है, इस बिंदु के आगे अगर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादन होता है, तो आप देखिए इनका AR वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ है, यानी कि कास्ट ऊपर हो जाएगी ये, और AR यानी कि आय कम हो जाएगी और फर्म को हानि होने लगेगी। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म क्योंकि एक गिरते हुए AR वक्र का सामना करता है, इसलिए कभी भी AC वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पे AR वक्र को कट नहीं करती है या स्पर्श नहीं करती है। यही रीजन है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सदैव अतिरिक्त क्षमता, उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है। तो अगर उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार ही वो बाजार होता है जहां पे अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है और एक फर्म अपने अनुकूलतम बिंदु पे या अपने इष्टतम बिंदु पे उत्पादन कार्य करती है, क्योंकि वहां पे जो लोएस्ट AC वक्र होता है वो AR वक्र को स्पर्श करता है। जबकि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है वहाँ पे AR वक्र को AC वक्र जहाँ पर स्पर्श करता है दीर्घकाल में, वो उसका लोएस्ट बिंदु नहीं होता है। इसलिए क्योंकि लोएस्ट बिंदु क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि AR वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसलिए AR वक्र अपने लोएस्ट बिंदु पे, क्योंकि लोएस्ट बिंदु यहाँ पे है तो वो AR वक्र को स्पर्श ही नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। तो क्योंकि AR वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और AC वक्र अपने लोएस्ट बिंदु पे उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, इसलिए अतिरिक्त क्षमता एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में पाई जाती है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अक्सर पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको इसका रीज़न क्या है, क्यों पूर्ण प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में होती है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।